हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू दिस सेशन एंड काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपसे फिर मिल रही हूँ और सो लेट अस बिगिन दिस सेशन। इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। एंड जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है और ज़रूर से आपके काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एज यूजुअल द बेस्ट टाइम टू डू इट इज़ नाउ। आपको कुछ भी करना है, कुछ भी नया करना है जीवन में, कोई भी आपका नया ड्रीम है, कोई भी आपका नया काम है जिसको आपने शुरू किया है, तो हम अक्सर सोचते रहते हैं कि उस काम को करेंगे। अच्छा, पहले मैं अपना अच्छा सा रूटीन बना लूँ, मैं फिर उस काम को करूँगी, या फिर मैं अपनी कुछ रिसोर्सेज इकट्ठा कर लूँ फिर उस काम को करूँगी। हम उसको डिले करते रहते हैं। तो यही हमें समझना है, यही जानना है दैट द बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग इज नाउ। अभी शुरू करना है, यही समय सबसे बेहतर है। समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। तो वो जो हम कहते हैं ना कि बाद में कर लेंगे, वो कभी आता नहीं है यूजुअली। सो द बेस्ट टाइम, जो भी आपको करना है वो अभी करना है, अभी एक्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी अपना जो एमसीक्यू डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यू आर केयरिंग फॉर अ पेशेंट डायग्नोज्ड विद कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो हमारे पास आज जो कंडीशन है, आज जो डिजीज़ है, दैट इज़ कन्वर्जन डिसऑर्डर विद कंप्लेंट्स ऑफ पैरालिसिस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज़। तो कैसा कैसा पेशेंट आया आपके पास? पेशेंट को कन्वर्जन डिसऑर्डर है और पेशेंट कह रहा है कि उसके जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है ना, वो चल नहीं रहे हैं, उनमें पैरालिसिस हो गया है। नाउ विच इज़ द मोस्ट थेराप्यूटिक नर्सिंग इंटरवेंशन? क्या होगा सबसे अच्छा थेराप्यूटिक नर्सिंग इंटरवेंशन? ऑप्शंस अगर हम देखते हैं, एनकरेज पेशेंट टू वॉक, explain to the patient that there is nothing wrong, do not focus on the patient's physical symptoms, and help the patient follow through with the physical therapy plan. अब अगर हम देखें तो पेशेंट को तो लग रहा है काफ़ी बड़ी परेशानी हो गई है, क्योंकि उसके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ काम नहीं कर रहे हैं पैरालिसिस की वजह से। ठीक है, पर अगर हम साथ में देखें तो पेशेंट को क्या है? कन्वर्जन डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन डिसऑर्डर के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होता है? व्हाट इज कन्वर्जन डिसऑर्डर? कन्वर्जन डिसऑर्डर का दूसरा नाम क्या है? फंक्शनल फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर। ओके, सो क्या है दूसरा नाम? इट इज FNSD, फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर, विच मीन्स कि पेशेंट को यहाँ पे ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। हमारे ऐसे परेशानी है, जैसे कि क्या पेशेंट को परेशानी है? यहाँ पे पेशेंट को क्या परेशानी है? पैरालिसिस की परेशानी है। तो यहाँ पे ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। अब कुछ और चीज़ें हैं जो हम इसके बारे में जान लेंगे, और वो चीज़ें हैं हमारी। अच्छा, सबसे पहली चीज़, अब हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो लॉस ऑफ विच टाइप ऑफ फंक्शंस। सबसे पहली चीज़, पेशेंट के यहाँ पे वॉलंटरी फंक्शंस अफेक्ट होते हैं। ऐसे फंक्शंस, ऐसी चीज़ें, ऐसे एक्शंस जो हमारे अपने अंडर कंट्रोल हैं। क्या अंडर कंट्रोल हैं? लिखना, पढ़ना, सुनना, चलना, उठना, बैठना, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, ये सब हमारे अपने अंडर कंट्रोल हैं। खाना हमने खाया, च्यू किया, उसको स्वॉलो किया, वहाँ तक हमारे वॉलंटरी फंक्शंस हैं। तो इन फंक्शंस में प्रॉब्लम आती है। कहाँ पे प्रॉब्लम आती है? ओके, लॉस ऑफ लॉस ऑफ वॉलंटरी लॉस ऑफ वॉलंटरी सेंसरी, हमारे सेंसेस में, और हमारे चलने फिरने, हमारे मूवमेंट से रिलेटेड मोटर फंक्शंस में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ये क्राइटेरिया है, कन्वर्जन डिसऑर्डर को समझने का क्राइटेरिया है ये। और क्या चीज़ें हैं? और हैं कि अब अगर पेशेंट आता है हॉस्पिटल में इतनी सारी परेशानी लेके, तो उसके कुछ टेस्ट भी होंगे, उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी होंगी। तो इन सब के बावजूद कोई भी बेसिस नहीं निकलता है, कोई भी कंडीशन सामने निकल के नहीं आती है। सो नो, नॉट रिकग्नाइज्ड, नॉट रिकग्नाइज्ड बाय एनी मेडिकल कंडीशन। कोई भी बीमारी
या कोई भी एबनॉर्मैलिटी उसकी रिपोर्ट्स में निकल के नहीं आती है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। तीसरी चीज़ है कि जब भी पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स आते हैं ना, ये किसी ना किसी स्ट्रेसर की वजह से आते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा हो गया है ना, या किसी भी तरीके का एक्सटर्नल स्ट्रेस आ गया, तो उस स्ट्रेस की वजह से पेशेंट को पैरालिसिस के सिम्टम्स आ सकते हैं, या कोई भी ऐसे सिम्टम्स जिसमें पेशेंट का वॉलंटरी या फिर सेंसेस या फिर मोटर एबनॉर्मैलिटीज़ आ सकती हैं। ये क्राइटेरिया है पहचानने के लिए कन्वर्जन डिसऑर्डर का। नाउ सिम्टम्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इंटेंशनली, इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट उनको कॉन्शियसली प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं। ऑल दीज सिम्टम्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इंटेंशनली, नॉट प्रोड्यूस्ड कॉन्शियसली, ठीक है, नॉट प्रोड्यूस्ड इंटेंशनली। पेशेंट चाहता नहीं है कि ऐसा हो, पर ऐसा हो रहा है। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हमने देख लिया, वॉलंटरी, सेंसरी, मोटर। किस तरीके के सिम्टम्स आते हैं? मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। अच्छा, ये मैं क्या बात कर रही हूँ? ये मैं बात कर रही हूँ कि जैसे हमने इधर क्वेश्चन में देखा कि क्या सिम्टम्स हैं, पैरालिसिस के सिम्टम्स हैं, तो कैसे सिम्टम्स आएंगे? पेशेंट आ सकता है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है पैरालिसिस को लेके, आपके पास पेशेंट आ सकता है कि पेशेंट ब्लाइंडनेस की कंप्लेंट कर रहा है, पेशेंट म्यूट हो गया है, उससे बोला नहीं जा रहा है, म्यूटिज्म। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है इनके साथ, दैट इज ला बेले इंडिफरेंस। ला बेले इंडिफरेंस। नाउ व्हाट इज दिस? अगर आप लोगों को पता है तो साथ में कमेंट्स में आप लिख सकते हो। ला बेले इंडिफरेंस, इसका मतलब होता है कि ऐसे पेशेंट्स जो कि कन्वर्जन डिसऑर्डर के हैं या फिर फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर के हैं, उनको अपने सिम्टम्स से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप को कोई बता दे कि भाई आपको पैरालिसिस होने वाला है या हो चुका है ना, आपको भी पता चल जाएगा। मान लो किसी को पैरालिसिस हो रहा है, तो वो कितना परेशान हो जाएगा अपने सिम्टम्स को लेके, कितना दुखी हो जाएगा, बिल्कुल ही ज़्यादा सैडनेस में चला जाएगा कि अरे अब क्या होगा। बट विद दीज पेशेंट्स दे आर नॉट कंसर्न्ड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अपने सिम्टम्स से। सो दिस इज कॉल्ड एज ला बेले इंडिफरेंस, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे कन्वर्जन डिसऑर्डर के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, पेशेंट आ गया, पेशेंट को आपने समझ लिया उसके सिम्टम्स, अब ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ है कि हमें पेशेंट को ये नहीं बताना है कि ये जो सिम्टम्स है ना आपके, ये तो आप बना के बता रहे हो, ऐसा कोई है नहीं, आपके इमेजिनरी सिम्टम्स है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, पेशेंट को बिल्कुल नहीं बताना है कि फिजिकल नहीं है। पेशेंट, आपके जो सिम्टम्स हैं, आपकी जो बीमारी है, उसकी जड़ साइकोलॉजिकल है, ये हमें पता है। हमें ट्रीटमेंट में, हमें अपने नर्सिंग केयर में इस चीज़ पे फोकस करना है कि हम पेशेंट के साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करें, ना कि हमें पेशेंट को ये चीज़ बतानी है। और हमारा फोकस होना चाहिए साइकोलॉजिकल, ना कि फिजिकल। मतलब फिजिकल थेरेपी, पैरालिसिस के लिए कोई थेरेपी, कोई फिजियोथेरेपी, ये सब नहीं चला के हमारा मेन फोकस होना चाहिए पेशेंट की काउंसलिंग, साइकोथेरेपीज, इन चीज़ों पे काम करना। और फैमिली मेम्बर्स को भी साथ में लेके चलना है और उनको बताना है प्राइमरी और सेकेंडरी गेन के बारे में। नाउ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी गेन। देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी गेन का मतलब है कि जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं ना, बेसिकली यहाँ पे दो गेन्स होते हैं। पहला हो गया प्राइमरी गेन। प्राइमरी गेन का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी को सिम्टम आया है, किसी को पैरालिसिस का सिम्टम है, तो प्राइमरी गेन का मतलब ये हुआ कि पेशेंट का जैसे ही मतलब मान लीजिए घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, और उस लड़ाई झगड़े में ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया, सब रात में सो गए अपना अपनी अपनी बातें करते हुए कि भाई उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे ऐसे किया, वॉट एवर इट इज़। सुबह उठे तो एक जो फैमिली मेम्बर है उसके हाथ नहीं उठ रहे हैं, उसको पैरालिसिस हो गया है। अब पैरालिसिस हो गया तो उसको जितनी चिंता थी रात में, जितने उसकी एंजाइटी थी, जितनी परेशानी थी, वो सब गायब हो गई। ये हुआ प्राइमरी गेन।
सारी एंजाइटी, सारी परेशानी, सारी उसकी जितनी भी उलझनें थी वो ख़त्म हो गई। दूसरी चीज़, दूसरा आता है सेकेंडरी गेन। अब ये सेकेंडरी गेन क्या है? अब ये है कि भाई अब उसको अगर पैरालिसिस हो गया तो जिससे लड़ाई हुई थी या परिवार के और जितने मेंबर्स हैं वो उसको पूरा ध्यान दे रहे हैं, उसकी तरफ पूरा अटेंशन दे रहे हैं, उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, उसको कोई परेशानी ना हो इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, वो हो गया सेकेंडरी गेन। तो पेशेंट को नहीं बता सकते, पर पेशेंट के फैमिली मेंबर को ये चीज़ बड़े अच्छे से इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उनको साथ में लेकर चल सकते हैं कि पेशेंट के प्राइमरी गेन और पेशेंट के जो सेकेंडरी गेन्स हैं वो हमें नहीं देने हैं, पेशेंट को हमें अननेसेसरी अटेंशन बिल्कुल भी नहीं देनी है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और अब बताइए आप इसका आंसर क्या है? क्या इसका आंसर होगा कि हम पेशेंट को कहेंगे कि भाई वॉक करो, हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि जो आपके सिम्टम्स हैं ऐसे कुछ भी सिम्टम्स नहीं हैं, ये तो इमेजिनरी हैं, हम ऐसा भी नहीं कर सकते। डू नॉट फोकस ऑन द पेशेंट्स फिजिकल सिम्टम्स, या फिर हेल्पिंग द पेशेंट फॉलो थ्रू विद द फिजिकल थेरेपी प्लान। चलिए, हमने ट्रीटमेंट में देखा कि हमें फिजिकल पे नहीं, हमें साइकोलॉजिकल पे ध्यान देना है, तो हमारा ऑप्शन ए भी आंसर नहीं है, हमारा ऑप्शन डी भी आंसर नहीं है, क्योंकि इन दोनों में जो फोकस है वो फिजिकल है, साइकोलॉजिकल नहीं है। बी हमने ये भी देखा कि हमें पेशेंट को ये नहीं बताना है कि कुछ भी नहीं है, इमेजिनरी सिम्टम्स हैं। ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है ऑप्शन सी, हम जिसमें हम कह रहे हैं कि पेशेंट के हमें फिजिकल सिम्टम्स पे ध्यान नहीं देना है, अननेसेसरी फोकस बिल्कुल नहीं करना है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया हमने जो पेशेंट के सेकेंडरी गेन्स थे उनको कट कर दिया, जो कि सही चीज़ है, हमें करना है। ओके, तो हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस कन्वर्जन डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइटी इज एसोसिएटेड विद कन्वर्जन डिसऑर्डर? अच्छा, अब कन्वर्जन डिसऑर्डर में एंजाइटी बहुत मेन रोल प्ले करती है, एंजाइटी की वजह से ही कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन ऑफ साइकोलॉजिकल जो बेसिस है, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी है, उसका कन्वर्जन हो जाता है फिजिकल सिम्टम्स में। हाथ पैर उठने बंद हो जाते हैं, या पेशेंट का बोलना बंद हो जाता है, या दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, यही यही होता है, यही हमने पढ़ा है पीछे। तो हमसे पूछा गया है कि कन्वर्जन डिसऑर्डर की जो एंजाइटी है वो किस तरीके की होती है? क्या वो फ्री फ्लोटिंग होती है? क्या वो फ्री फ्लोटिंग होती है, या फिर सिम्टम्स से वो रिलीव हो जाती है? पेशेंट को सिम्टम्स स्टार्ट हुए, पेशेंट को पैरालिसिस हुआ और उसके बाद वो खत्म हो गई, एंजाइटी खत्म हो गई, क्या ऐसा होता है? कॉन्शियसली फेल्ट बाय द क्लाइंट, क्या पेशेंट उसको कॉन्शियसली या इंटेंशनली फील कर पाता है, या फिर प्रोजेक्टेड ऑन टू द एनवायरमेंट, वो बाहर प्रोजेक्ट होती है, एनवायरमेंट पे प्रोजेक्ट होती है? थिंक अबाउट इट। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में यही सब डिस्कस किया है कि, और अगर आपने अच्छे से ध्यान से सुना है, आपको समझ में आया है, तो आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं। देखो, फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी तो किस में होती है? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में जो एंजाइटी होती है वो फ्री फ्लोटिंग होती है, और यहाँ पे एंजाइटी फ्री फ्लोटिंग नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे एंजाइटी बड़े ही एक फिजिकल सिम्टम के रूप में बाहर आ जाती है। दूसरा है, इट इज रिलीव्ड बाय द सिम्टम। तो हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही, दैट इज प्राइमरी गेन, कि जैसे ही पेशेंट का को पैरालिसिस हुआ, वैसे ही उसकी जो एंजाइटी थी वो डिक्रीज हो गई। तो ये तो हमने पढ़ा है ना, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। कॉन्शियसली फेल्ट बाय द पेशेंट, हमने पढ़ा है कि ये इंटेंशनल नहीं होता है, ये इंटेंशनल नहीं होता है, पेशेंट जान के ये सब नहीं करता है, तो हमारा ऑप्शन सी भी गया। प्रोजेक्टेड ऑन टू द एनवायरमेंट, क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। जो एंजाइटी है वो कहाँ जा रही है? वो इंटरनली हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर आपको जो मैं लिख रही हूँ नज़र नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुने। प्रोजेक्टेड ऑन टू द एनवायरमेंट का मतलब हुआ एंजाइटी हुई, एंजाइटी बाहर प्रोजेक्ट ना होके इंटरनली हमने उसको प्रोजेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से
फिजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो गए जिसकी वजह से पेशेंट को पैरालिसिस हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये भी सही नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, I hope all of you are understanding. Now, what should a nurse consider? What should a nurse consider when planning care for a patient who is using ritualistic behavior? अब एक पेशेंट है आपके पास जो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर कर रहा है, जैसे कि ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस। ऑब्सेशंस और कंपल्शंस क्या है? बार बार आने वाले थॉट्स, पेशेंट चाह के भी नहीं रोक पाता, और वो थॉट्स एंजाइटी बिल्डअप कर देते हैं। उस एंजाइटी से निजात पाने के लिए हम वो एक्शन कर देते हैं, और यही हमारा रिचुअलिस्टिक बिहेवियर है। अब आपके पास एक पेशेंट है रिचुअलिस्टिक बिहेवियर का, क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या चीज़ यहाँ पे अप्रोप्रिएट है? ऑप्शन ए, नर्सेज मस्ट अटेम्प्ट टू लिमिट द रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। क्लाइंट्स नीड टू रियलाइज दैट रिचुअलिस्टिक बिहेवियर सर्व्स नो पर्पस। क्लाइंट को ये तो पता है ना, पेशेंट को तो ऑलरेडी पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे अंडर कंट्रोल नहीं है, पर वो मैं चाहता भी नहीं हूँ करना। मैं नहीं चाहता कि मैं उठ के बार बार हाथ धोता रहूँ, या ये ख्याल मेरे दिमाग में आता रहे कि मेरे हाथ गंदे हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नर्सेज शुड ट्राई टू डाइवर्ट द रिचुअल इमीडिएटली आफ्टर इट इज स्टार्टेड। ओके, देखते हैं हमारा आंसर है कि नहीं। नाउ, क्लाइंट्स डू नॉट वॉन्ट टू रिपीट द रिचुअल बट फील कंपेल्ड टू डू सो। ये हमें कुछ सही सा लग रहा है। देखो, हम पेशेंट के रिचुअलिस्टिक बिहेवियर को ऐसे ही लिमिट नहीं कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी? ये दोनों चीज़ें एंजाइटी को और ज़्यादा बढ़ा देंगी। क्यों बढ़ा देंगी? क्योंकि ये रिचुअलिस्टिक बिहेवियर हो ही इसीलिए रहा है क्योंकि वो बार बार मेरे दिमाग में ख्याल आया है कि मुझे जाके चेक करना है मैंने दरवाज़ा बंद किया कि नहीं किया। बार बार दिमाग में ख्याल आ रहा है। अब दिमाग में इतना बार बार ख्याल आ रहा है कि मुझे इतनी एंजाइटी हो गई कि मुझे जाके उसको चेक करना है। ओके, तो उस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए तो मैं ये रिचुअलिस्टिक बिहेवियर कर रही हूँ। अगर ये मुझे करने से रोक दिया जाएगा तो मेरी एंजाइटी और ज़्यादा पाइल अप हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन बी भी गलत है क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी पता होता है, बट स्टिल इट इज़ आउट ऑफ पेशेंट्स कंट्रोल। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्या कह रहा है ऑप्शन डी हमारा सही है। ऑप्शन डी हमें क्या कह रहा है कि पेशेंट्स नहीं चाहते कि वो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर को रिपीट करें, पर दे आर कंपेल्ड, वो मजबूर होते हैं ऐसा करने के लिए। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। Let us see next question. Which activity is most appropriate for a nurse to introduce to a depressed patient client during the early part of hospitalization? तो हमारे पास एक डिप्रेस्ड पेशेंट है। अर्ली पार्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन मतलब अभी उसकी बीमारी का शुरुआती स्टेज है। तो कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है? हम बोर्ड गेम खिलाएंगे पेशेंट को, हम उसको ड्राइंग में इन्वॉल्व करेंगे, या एरोबिक एक्सरसाइज में ग्रुप में, या फिर कार्ड गेम में दूसरे और 3 क्लाइंट्स के साथ? इसका आंसर जब समझने के लिए हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारा जो पेशेंट है उसके सिम्टम्स क्या हैं। पेशेंट है हमारा डिप्रेशन का, सिम्टम्स क्या होते हैं? साइज कैप्स। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो नया है, जिसको ये चीज़ पहली बार सुन रहे हो आप, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये है निमोनिक, जिससे आप इसको याद रख सकते हो, साइज कैप्स, जिसमें कि एस का मतलब है सैडनेस या फिर सैड मूड। ठीक है, आई का मतलब है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है यहाँ पे इंटरेस्ट, विच इज कॉल्ड एज एनहेडोनिया। जी स्टैंड्स फॉर गिल्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? पेशेंट को बहुत ज़्यादा गिल्ट होने लगती है, एक्सेसिव गिल्ट है जो कि पैथोलॉजिकल है, बीमारी का रूप लेती है। ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी। एनर्जी को क्या हो जाता है? एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को क्या हो गया? ये भी डिक्रीज हो गई। ए स्टैंड्स फॉर एपेटाइट। एपेटाइट मतलब भूख लगना। ये कैसी हो जाती है? मैं यहाँ पे रिड्यूस्ड या इंक्रीज्ड नहीं लिख रही हूँ, डिस्टर्ब लिख रही हूँ, क्योंकि किसी पेशेंट में बढ़ भी जाती है, किसी पेशेंट में कम भी हो जाती है। पी इज योर साइकोमोटर एक्टिविटी।
एजिटेशन भी हो सकती है एंड रिटार्डेशन भी हो सकती है। एस, एस का मतलब हो गया सुइसाइडल थॉट्स एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, अब स्लीप डिस्टर्बेंसेस मतलब स्लीप बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। एक डिप्रेस्ड पेशेंट बहुत ज़्यादा देर के लिए सो भी सकता है और बहुत कम समय के लिए भी। तो ये हुए हमारे सिम्टम्स। अब अगर हम अपने ऑप्शंस वापस से देखें तो देखते हैं कौन कौन सा अप्रोप्रिएट है। सबसे पहली चीज़ है बोर्ड गेम। बोर्ड गेम क्या होते हैं? जैसे कि चेस, लूडो, कैरम, ये सब क्या है? बोर्ड गेम्स हैं। इनको खेलने के लिए बहुत सी कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा। पर अगर हम देखें तो पेशेंट की कंसंट्रेशन क्या है? डिक्रीज्ड है, रिड्यूस्ड है। तो पेशेंट के लिए बोर्ड गेम सही नहीं है। प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग ड्राइंग, तो ड्राइंग का मतलब क्या हुआ? एट ओन पेस। पेशेंट ड्रॉ कर सकता है अपनी स्पीड पे, अपनी रफ्तार पे, उसको जितना ड्रॉ करना है, जैसे ड्रॉ करना है वो कर सकता है, किसी के साथ compete नहीं कर रहा है ना? तो ये हमारा आंसर हो सकता है, पर हम बाकी और ऑप्शंस भी एक बार देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? स्मॉल एरोबिक ग्रुप एक्सरसाइज। पेशेंट को एक ग्रुप में इन्वॉल्व कर रहे हैं एरोबिक एक्सरसाइज के लिए। अब एरोबिक एक्सरसाइज के लिए हमें देखना पड़ेगा कि पेशेंट की तो एनर्जी भी रिड्यूस्ड है और पेशेंट की साइकोमोटर एक्टिविटी भी डिस्टर्ब्ड है। सो दिस ऑल्सो विल नॉट बी पॉसिबल। ऑप्शन डी क्या है? कार्ड गेम विद 3 अदर क्लाइंट्स। अगेन दिस विल रिक्वायर कॉन्सेंट्रेशन, दिस विल रिक्वायर टीम वर्क, दिस विल बी अ कॉम्पिटिटिव गेम विच इज नॉट गुड फॉर अ डिप्रेस्ड पेशेंट। क्योंकि अगर वो हार गया तो अगेन उसका जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उसका जो एक अपने आप को लेके एक जो वर्थलेसनेस और ये नेगेटिव थॉट्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये भी हमारे लिए सही नहीं है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि शुरुआती दौर है, अभी शुरुआती समय है उसकी बीमारी का, जिसमें उसको अपने पेस पे कुछ काम करने के लिए हम दे सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. I hope all of you understood the answer. Now, next question is, a client is admitted to the psychiatric hospital after many self-inflicted non-lethal injuries. कैसी इंजरीज हैं? सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, खुद करी हैं और नॉन लीथल है, मतलब इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, इतनी ज़्यादा सीरियस इंजरीज नहीं है। ओवर द लास्ट मंथ, विच लेवल ऑफ सुसाइडल बिहेवियर इज सीन इन दिस पेशेंट्स बिहेवियर? क्या ये थ्रेट्स हैं, क्या ये जेस्चर्स हैं, अटेम्प्ट्स हैं, या फिर आइडिएशंस हैं? पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। थ्रेट्स का मतलब क्या हुआ? सुसाइडल थ्रेट्स का मतलब किसी ने किसी को बोला कि भाई अगर तुमने ये काम नहीं किया ना तो मैं नदी में कूद जाऊंगी, है ना, या मैं अपने हाथ की नस काट लूंगी। ठीक है, अब एक लड़का और एक लड़की हैं, तो लड़के ने लड़की को थ्रेट किया कि अगर तूने मुझसे बात नहीं करी ना तो मैं अपने हाथ की नस काट लूंगा। ये क्या हुआ? ये हुआ थ्रेट्स। थ्रेट क्या है? वर्बल, बोल के कोई किसी को थ्रेट दे रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी, या मैं अपने हाथ की नस काट लूंगी, या मैं जो है अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूंगी। ये क्या है? थ्रेट्स हैं। दूसरों को डराने के लिए, दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए हम किसी को डराते हैं, धमकाते हैं। दैट इज़ थ्रेट्स। अब ये क्या है? नेक्स्ट क्या है? जेस्चर्स। जेस्चर्स क्या हुए? व्हाट आर जेस्चर्स? जेस्चर्स होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नॉन लीथल इंजरीज यहाँ पे हो रही हैं। क्या हो रही हैं? ये कुछ ऐसे जेस्चर्स हैं जिसमें दूसरे को डराने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए हम वर्बल से थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। हाथ काट लिया है, पर हाथ को बड़ा सुपरफिशियली काटा है, जिससे कि एपिडर्मिस और डर्मिस तक ही कट पहुंचा है। ठीक है, थोड़ा सा ब्लड भी निकल के बाहर नहीं आया। तो वो क्या है? सुपरफिशियल, सुपरफिशियल है एंड नॉन लीथल है, नॉन लीथल इंजरीज है। ठीक है, नींद की दवाई खा ली, नींद की दवाई एक की जगह 2 टैबलेट खा ली, 3 टैबलेट खा ली,
तो नॉन लीथल इंजरीज हैं, ये है जेस्चर्स, अगेन दूसरे को डराने के लिए, धमकाने के लिए। भाई पहले किसी ने, एक लड़के ने लड़की को थ्रेट दिया कि अगर तूने मुझसे बात नहीं करी तो मैं अपने हाथ की नस काट लूंगा। नहीं मानी वो, 2 3 4 बार नहीं मानी। उसके बाद उसने क्या किया, लड़के ने फ़ोन किया उसको, वीडियो कॉल करी और बोला कि ये ले मैंने अपने हाथ की नस काट ली। पर काटी कैसे, बड़ा सुपरफिशियल तरीके से। वो क्या हो गया, वो जेस्चर हो गया कि भाई अभी मेरी बात ये बोल के तो नहीं मानी है, अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो ये हुआ जेस्चर, हालांकि वो मरना नहीं चाहता है, उसका जो फोकस है वो मरना नहीं है। अब हम बात करते हैं अटेम्प्ट्स की। अब अटेम्प्ट्स क्या है, अटेम्प्ट्स क्या है, अटेम्प्ट्स का मतलब ये है कि एक्चुअल में यहाँ पे जो पेशेंट है वो सुसाइडल है, ठीक है, सुसाइडल है। पर अगेन उसका जो सीरियसनेस है ना वो इतनी नहीं है कि वो अपने आप को सेल्फ हार्म, मतलब इस लेवल तक कर पाए कि वो अपनी लाइफ एंड करने के बारे में सोचे। बस इतना है कि एक अटेम्प्ट वो करता है कि मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर सकता हूँ। तो अटेम्प्ट का मतलब क्या है, सुसाइड का अटेम्प्ट करना। अब वो कुछ भी हो सकता है, अब वो पॉइजन इनहेल करना भी हो सकता है, पॉइजन इंजेस्ट करना भी हो सकता है, ठीक है, हाथ काटना भी हो सकता है, एनी थिंग, इट कैन बी एनी थिंग। तो ये क्या है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है। सीरियस, यहाँ पे सीवियर इंजरीज हैं, सीवियर इंजरीज हैं, ठीक है, जिसका मतलब है सीरियस सेल्फ हार्म पेशेंट करना चाहता है। उसका जो मकसद है वो लाइफ को एंड करना ही है, पर उसका जो अटेम्प्ट है वो फेल भी हो जाता है। सो दैट इज अटेम्प्ट। और आइडिएशन क्या हुआ, आइडिएशन क्या हुआ, अटेम्प्ट का मतलब तो हुआ कि एक्चुअल में किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अब वो बचे ना बचे वो बात की बात है, ठीक है, पर उसकी जो इंजरीज हैं वो बहुत सीरियस हैं, उसका जो मोटिव है वो सेल्फ हार्म है और अपनी लाइफ को एंड करना है, ये है अटेम्प्ट। अब ये फेल भी होता है और सक्सेस भी होता है। आइडिएशन का मतलब क्या है, थॉट्स, दिमाग में विचार आ रहे हैं, नेगेटिव विचार आ रहे हैं, जीवन के बारे में ऐसे विचार आ रहे हैं कि ये किस काम का है, ठीक है। तो और अपने पेशेंट अपने जो थॉट्स हैं इनको एक्सप्रेस भी करता है। तो ये डिफरेंस है इन सब के बीच में। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, जिसमें हमने देखा कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नॉन लीथल इंजरीज हैं ओवर द लास्ट मंथ। तो हम किस पे जाएंगे, आंसर है हमारा जेस्चर्स। तो ये क्या हुए, जेस्चर्स हुए, सुपरफिशियल नॉन लीथल इंजरीज। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन बी। Okay, so that's all I think about this session. Yes, so we have come to the end. And in the end, I'm wishing all of you good luck and sending all of you good vibes. अच्छे से पढ़ते रहो and stay happy, stay healthy, पढ़ाई करते रहो.